नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना? तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के उन सभी जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल रैपिड फायर अंदाज में। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि वहाँ के प्रमुख स्थल कौन से थे और क्या-क्या दिलचस्प चीजें वहाँ मिली। इसके बाद उनके समाज, धर्म और इकोनॉमी को समझेंगे। और हाँ, इस बात पर भी गौर करेंगे कि इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। आखिर में हम वैदिक काल के कुछ की फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये वो दौर था जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ठीक से बसना भी नहीं सीखे थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये सभ्यता कितनी पुरानी और विशाल थी। करीब 3300 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई। फिर आया इसका गोल्डन पीरियड, लगभग 2600 ईसा पूर्व, जब इसके बड़े बड़े और सुनियोजित शहर बसे। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब ये वो चीजें हैं जो इस सभ्यता को वाकई अपने वक्त से बहुत आगे ले जाती हैं। जरा सोचिए, ग्रिड पैटर्न पर बने शहर, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, और तो और पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक जबरदस्त सेंट्रल प्लानिंग का सबूत है। और इनकी जो लिखावट थी वो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है इसके शहरों और वहां मिली चीजों से। और एग्जाम के लिहाज से ये सबसे जरूरी सेक्शन है। ये देखिए, ये हैं वो कुछ खास जगहें और खोजें जिन पर हम बात करेंगे। ये एक क्विक ओवरव्यू है, जैसे मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ हो या हड़प्पा का विशाल अन्न भंडार। तो शुरुआत करते हैं मोहनजोदाड़ो से। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यहाँ जो चीजें मिली वो कमाल की हैं, जैसे द ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। फिर है द ग्रेट ग्रैनरी, मतलब एक बहुत बड़ा अन्न भंडार। कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनकी मेटलर्जी की स्किल दिखाती है। और पशुपति सील उनके धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करती है। ये सब एग्जाम के फेवरेट सवाल हैं। अब आते हैं हड़प्पा पर। ये वो पहली साइट थी जिसे 1921 में खोजा गया, और इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो में हमें एक बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला था, लेकिन हड़प्पा में 6 अन्न भंडारों की 2 लाइनें मिली, मतलब टोटल 12। इससे यह अंदाजा लगता है कि एग्रीकल्चर और अनाज का स्टोरेज कितने ऑर्गेनाइज तरीके से और कितने बड़े स्केल पे होता था। अब इन 2 शहरों को देखिए, ये हड़प्पन इकोनॉमी के पिलर थे। लोथल एक बिजी पोर्ट सिटी था, जहां एक डॉकयार्ड मिला है जो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड का पक्का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ चन्हुदड़ो एक इंडस्ट्रियल हब जैसा था, जहां बीड मेकिंग यानी मनके बनाने का काम होता था। और एक मजेदार बात, चन्हुदड़ो अकेली ऐसी सिटी है जहां कोई किला नहीं मिला। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखिए, कालीबंगा में जुते हुए खेत का मिलना खेती के महत्व को दिखाता है। धोलावीरा अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। और सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों का मिलना यह हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है। तो ये सब जो खोजें हुई हैं, ये हमें उस जमाने के लोगों के बारे में क्या बताती हैं? चलिए अब जरा उनकी सोसाइटी पे एक नजर डालते हैं। उनकी इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था, और वो दुनिया में कॉटन उगाने वाले सबसे पहले लोगों में से थे। ट्रेड भी खूब होता था, जिसका सबसे बड़ा सबूत है लोथल का डॉकयार्ड। उन्होंने ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप का इस्तेमाल किया, जो दिखाता है कि सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड था। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, हमें वहाँ कोई बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। तो उनके धर्म के बारे में हमें जो भी पता है वो सब मोहरों और छोटी मूर्तियों से पता चलता है। ऐसा लगता है कि मातृ देवी की पूजा बहुत कॉमन थी, और पशुपति सील को भगवान शिव का एक शुरुआती रूप माना जाता है।
इसके अलावा वो प्रकृति और जानवरों की भी पूजा करते थे। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक, कि इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को दशकों से परेशान कर रखा है। कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई थ्योरीज जरूर हैं। तो देखिए, सच्चाई शायद ये है कि कोई एक विलन नहीं था इस कहानी का। ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि कई चीजें एक साथ हुईं। हो सकता है बाढ़ और भूकंप आए हों, साथ ही मौसम बदला हो, नदियां सूख गई हों, और जब ऐसा होता है तो खेती बर्बाद हो जाती है। तो ये एक तरह का स्लो पॉइजन था, कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। रही बात आर्य आक्रमण की, तो वो थ्योरी अब उतनी नहीं मानी जाती, क्योंकि टाइमलाइन वो मैच नहीं करती। तो जैसे जैसे हड़प्पा के शहर खत्म हो रहे थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। ये शहरी नहीं थी, बल्कि ग्रामीण थी। ये था वैदिक काल, जिसका नाम इसके सबसे जरूरी ग्रंथों यानी वेदों के नाम पर पड़ा। इस दौर को समझने के लिए ये 4 वेद ही हमारे मेन सोर्स हैं। सबसे पुराना और सबसे जरूरी है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजन हैं। फिर है सामवेद, जिसे इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा पाठ के नियम हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें जादू टोने और बीमारियों के इलाज के लिए मंत्र दिए गए हैं। भारत का नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इसी वैदिक काल के एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये दिखाता है कि उस दौर की बातें आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। और आखिर में कुछ और जरूरी वैदिक कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम्स में आते हैं। वेदांग वो 6 शास्त्र हैं जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिंदगी को 4 आश्रम या स्टेजेस में बांटा गया था। और एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि वैदिक लोगों को लोहे का इस्तेमाल पता था, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक इतनी प्लान्ड अर्बन सोसाइटी एक रूरल टेक्स्ट बेस्ड कल्चर में कैसे बदल गई। ये बदलाव प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है।